क्या नारा था? ये नए पीढ़ी को शायद ये नारे अभी याद नहीं है, पता नहीं है, या कांशीराम के आंदोलन को जो जानते हैं उनको ये नारे बिल्कुल पता नहीं है। मंडल के समय में ये नारा था, वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपीडीएम। नारा ये था। बाद में इस नारे में थोड़ी तब्दीली हुई और नारा ऐसा आया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। और इसको लेकर नॉर्थ इंडिया के कई स्टेटों में ये आंदोलन भी हुए, सभाएं हुई, कॉन्फ्रेंसेस में हुई। साउथ में तमिलनाडु इसमें बड़ा अग्रेसर रहा, क्योंकि तमिलनाडु का एक अलग इतिहास है इस मामले को लेकर। और अभी वर्तमान समय का तो ये नारा है कि कुछ लोग यहाँ तक पहुँच गए कि हमें अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, हमें हिस्सेदारी की ज़रूरत है, क्योंकि आरक्षण से 5-10% देंगे, उसके बजाय जितनी हमारी आबादी है उतना हिस्सा मिलना चाहिए। ये नारे तक ये जो पहुंची हुई आवाज है उसको आंदोलन का रूप देना चाहिए, उसको आंदोलन का रूप देना चाहिए। और ये आंदोलन का रूप देने के लिए ये अलग अलग समाज के मुद्दे मसाइल समझकर हमने उसको इकट्ठा करके एक मजबूती का आंदोलन फिर से दोबारा इस भारत में खड़ा करने की जरूरत है। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये जब सच्चाई है तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और जब एक्सेप्ट करने की जरूरत है तो मैं टेक्निकली आंकड़ों में नहीं चला जाऊंगा। अब मंडल की बात, मंडल इंप्लीमेंट होके 50 साल से ज़्यादा हो गए। मंडल के बाद नच्छीपन कमीशन आयोग आया, जो तमिलनाडु के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका भी कमीशन का रिपोर्ट आया और वो ये कहता है कि भले 52% ओबीसी है, लेकिन सरकार में इनकी भागीदारी 12% से ज़्यादा नहीं है, 12% से ज़्यादा नहीं है। बेचारा हमारा आदिवासी भले 9.8.6% है, 9% है, लेकिन ये 3%, 2% से ज़्यादा कहीं नहीं है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिस्ट्री में कितने ट्राइबल जजेस हुए, ये अगर सवाल किसी को पूछेंगे तो वो क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऐसा कुछ लेंस लगाकर ढूंढना पड़ेगा कि कोई ट्राइबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा या नहीं। ये जब दिखता है तो हमें पता है कि हमारी भागीदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब भागीदारी क्यों नहीं है? देना नहीं चाहते एक अलग बात है, देना नहीं चाहते और क्यों नहीं देना चाहते तो उसके भी कई कारण हैं, जो मनुवाद का एनालिसिस हमारे सैनी जी कर रहे थे। एक वो बड़ा केडर कैंप का मुद्दा होता है, इसलिए उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, बाबा साहब का संविधान सभा का आखिरी भाषण है। उस भाषण में बाबा साहब कहते कि इस देश में पावर एंड प्रॉपर्टी हमेशा कुछ तबकों की प्रॉपर्टी है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी है। पावर इज ऑलवेज प्रिविलेज ऑफ सो कॉल्ड अपर क्लास। ये आज भी सच्चाई है, और इसलिए हमारी शासन प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं है। भागीदारी नहीं है, उसके पीछे और कुछ कारण है। कारण ये है कि अर्थव्यवस्था को भारतीय संविधान क्या कहता है? आप 39B and C आर्टिकल, धारा 39B and C ये कहता है कि देश के सारे संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इकट्ठे नहीं होने चाहिए, बराबर। दूसरी धारा ये कहती है कि अगर देश के सारे संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इकट्ठे हो गए तो ये देश के लिए खतरा है, डेट्रीमेंटल है। अब ये भारतीय संविधान कहता है। जब भारतीय संविधान ये खुलकर कहता है कि देश के सारे संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इकट्ठे नहीं होने चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो देश को खतरा है, तो आज हालात वही है। आज हालात वही है। जब वो हालात वही है तो हम संविधान के दायरे में बाकी जो मांगते हैं वो कितना हमें हासिल होगा, चाहे वो सोशल जस्टिस का मामला हो, चाहे शासन प्रशासन का भागीदारी का मामला हो। और ये जब हासिल नहीं होता,
उसके लिए सरकारों की नीतियाँ जिम्मेदार होती है। सरकार की नीतियाँ, पॉलिसी, ये जिम्मेदार होती है। और यहाँ पॉलिसी का शब्द जैसे मेरे मुंह में आया तो मुझे याद आ गया कि भारत की जितनी भी पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी बनाने में हमारे कितने लोग हैं, एससी के कितने, एसटी के कितने, ओबीसी के कितने, माइनॉरिटी के कितने। एग्रीकल्चर पॉलिसी कौन बनाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन बनाता है, फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बनाता है, कितने हैं हमारे, लगभग नाक के बराबर। पिछली बार जब बजट की बात हुई तो बजट वो बनाने वाले जब वो बंद कमरे में रहते ना 2-4 महीने, तो उनको खाना खिलाने वाले जो हलवाई होते उसमें भी हमारी हिस्सेदारी नहीं होती, यहाँ तक मामला पहुँच गया। तो ये हिस्सेदारी जो मारने का बड़ा प्लान है वो एक नेशनल कॉन्स्पिरेसी लेवल का होती है। अब इसमें एक और फैक्टर काम करता है जो आपके सामने बताना जरूरी है, और वो फैक्टर ये है कि कारपोरेट क्लास इसमें बड़ा रोल अदा करता है। कारपोरेट क्लास एक बड़ा रोल अदा करता है, और कारपोरेट और गवर्नेंस वाले इनका मिला जुला अगर इकट्ठा हो गया तो समझ लेना आपकी तबाही है, आपकी तबाही है। और ये मुद्दा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जब बन रहा था तो ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जनप्रतिनिधि कानून 1951, तब बाबा साहब खुद लॉ मिनिस्टर थे और इन्होंने इस कानून को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। और जब उसके ऊपर बहस चल रही थी तो एक सदस्य ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल पूछा कि क्या बाबा साहब पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर कारपोरेट लोग चुन के आने चाहिए पार्लियामेंट में, उद्योगपति धन्ना शेठ लोग क्या पार्लियामेंट में आने चाहिए? तो बाबा साहब का जवाब ये था कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को जो आज़ादी है वो उनको भी आज़ादी रहेगी, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी धन्ना शेठ, कारपोरेट, उद्योगपति पार्लियामेंट में के अंदर आ सकता है, उसको वो हक है, संविधान उसको ना नहीं कह सकता, ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। लेकिन बाबा साहब ने आगे कहा कि कोई भी उद्योगपति इस संसद के अंदर आ सकता है, लेकिन किसी भी हालत में यह संसद उस उद्योगपति के हाथ में नहीं जानी चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड है 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बनते वक्त। किसी भी हालत में यह संसद उन कारपोरेट क्लास के हाथ में, उन उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। अब तो सारा हिंदुस्तान चला गया। जब चला ही गया तो हम अपनी हिस्सेदारी कैसे देंगे? सवाल ये है, और सवाल का भी है, फिर वही जवाब आता है, वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपीडीएम। अब एसपीडीएम तक तो कई लोग पहुंचे, लेकिन सीएम पीएम का मामला अभी भी बाकी है। अगर ये सफर तय नहीं होगा तो फिर हमें मांगने के अलावा कुछ नहीं होगा। जो हुक्मरान नहीं होता उसको मांगना पड़ता है, और जो हुक्मरान होता है वो देने का काम करता है। अब हमें ये जो फासला है दोनों के बीच का, तो जो वर्तमान स्टेटस और एक्सपेक्टेड स्टेटस, इसकी जर्नी करना बहुत ज़रूरी है, ये तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और उसी दिशा में जाने के लिए ये वर्कशॉप फिर अगेन एक माइलस्टोन मूवमेंट। और हम बाकी लोग भी सोच रहे हैं सैनी साहब, ये सिर्फ वर्कशॉप तक सीमित नहीं होगा। मान लो अभी ये खाली 4 है, कल कोई उत्तराखंड वाले करेंगे, कल कोई यूपी वाले करेंगे, सैनी साहब भी खुद अपने हरियाणा में भी कर सकते हैं, करेंगे। ये देश भर हो गए, ये चलना चाहिए, मूवमेंट खड़ी होनी चाहिए। और उसी के लिए ये 4 कॉन्फ्रेंसेस के बाद अपना भी जलवा दिल्ली में अप्रैल में महीने में दिखाना है। अपना भी जलवा अप्रैल में महीने में दिल्ली में दिखाना है। कभी कभी कहते हैं ना, मूवमेंट का भी एक अपना साइंस होता है। एनी मूवमेंट ऑफ सोशल चेंज मस्ट बी पीसफुल
एंड कंसिस्टेंट। कोई भी मूवमेंट पीसफुल और कंसिस्टेंट, बट ओकेजनली उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ता है। ओकेजनली उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ता है, और वो इफेक्टिव बनाने के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। वो समय समय पर अपना कर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये अपनी जंग जारी रहेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ शुक्रिया। और बहुजन विकास परिषद के बैनर के नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिविलाइजेशन के टॉपिक पर बहुत ही अहम सेमिनार जो वर्कशॉप की शक्ल में मुनक़िद है, और जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ समाज के आला दिमाग, इंटेलेक्चुअल्स, सोशल एक्टिविस्ट और लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज की ये वर्कशॉप जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ समाजों की बहुत ही ज़िम्मेदार तंजीमों की तरफ से मुनक़िद है, वो कुछ नई राहें खोलेगी, और कोई रास्ता इस मुल्क में ऐसा निकलेगा कि ये मुल्क जो सदियों से मोहब्बत व यगानगत और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की एक अलामत है दुनिया में, वो इसी तरह से अपने रास्ते पर चल कर के अपनी मिसाल को कायम रखेगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जब हम महरूम और मज़लूम तबक़ात के ज़िम्मेदारों की गुफ्तगू सुनते हैं तो दिल पर बहैसियत इंसान और हिंदुस्तानी शहरी के बड़ा गहरा असर पड़ता है, और हम ये महसूस करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए शानदार संविधान के 78-76 साल लागू हो जाने के बावजूद, जबकि हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनी 75 साल से ज़्यादा की उम्र को पहुंच चुका है, आज भी करोड़ों लोग यहाँ पर इज़्ज़त के नाम पर, रोटी के नाम पर, रोज़गार के नाम पर, वक़ार के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पर, अमन के नाम पर, इंसाफ के नाम पर तरस रहे हैं, परेशान हैं, और आज भी उनकी ज़िंदगी जैसे गुज़र रही है, और जिन जिन नाइंसाफ़ियों का उनको सामना है उसका अंदाज़ा यहाँ से होता है। मैं समझता हूँ कि एक शख्स एक बाज़ार से गुज़रा तो एक अंगूर वाला अंगूर बेच रहा था। उसने अंगूरों का भाव किया तो 2 किस्म के अंगूर थे उसके ठेले पर, एक गुच्छे में लगे हुए थे, एक मुंतशिर पड़े हुए थे। उसने पूछा कि ये गुच्छे में लगे हुए अंगूर किस भाव है? उसने कहा ये 80 रुपये किलो है। उसने कहा ये जो गुच्छे से अलग अंगूर पड़े हैं इनकी क्या कीमत है? उसने कहा ये 40 रुपये किलो है। उसने कहा ये है तो अंगूर ही, जो गुच्छे में लगे हैं वो भी अंगूर है, जो नीचे तेरे ठेले पर मुंतशिर पड़े हैं ये भी अंगूर है। चीज़ एक है, टेस्ट एक होगा, लेकिन दोनों की कीमत में फ़र्क क्यों है? कभी कभी सड़क पर चलते हुए इंसान से भी रहनुमाई हासिल होती है। उसने कहा कि आप इसके फ़र्क को महसूस नहीं करते। फ़र्क इसलिए है कि ये अंगूर जो आप गुच्छे में देख रहे हैं ये एक जगह मुत्तहिद है इसलिए इनकी कीमत ज़्यादा है, और जो ठेले पर अलग पड़े हुए मुंतशिर है इनकी इसलिए कीमत कम है। तो आज जिन हालात से हम लोग दो चार हैं उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हम मज़लूम और महरूम तबक़ात के दरमियान में इत्तेहाद नहीं है, इत्तिफाक नहीं है। और अफसोस ये है कि आज भी हम इस भोलेपन को क्या कहें। हम एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में किसी गांव में जाते हैं कन्वेंसिंग के लिए, स्टेज से तकरीर करते हैं,
हम बताते हैं कि तुम्हारे गांव में सड़कें नहीं हैं, तुम्हारे गांव में पानी नहीं है, तुम्हारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए माकूल इंतज़ाम नहीं है। वो सुनता रहता है, और जहां हमने एक मजबूत किस्म का मजहबी नारा लगाया वो उछलने लगता है, इत्तेहाद के साथ नारे लगाता है। मैं बोलता हूं मेरे लोग लगाते हैं, कोई दूसरे धर्म का लीडर बोलता है उसके लोग लगाते हैं। हम बेसिक प्रॉब्लम्स को टच कर रहे हैं, क्या रोटी नहीं, पानी नहीं, मकान नहीं, कपड़ा नहीं, तालीम नहीं, इसके बाद भी लोगों की समझ में नहीं आता। एक मरतबा मैं इलेक्शन के मौके पर जा रहा था, सूरज डूबने वाला था, मैं गाड़ी से गुजरा तो मैंने देखा एक बूढ़ी औरत हमारे इलाके के गांव में पेड़ के नीचे बैठी हुई करहा रही थी। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा भाई पूछो ये अम्मा बैठी हैं, इनको क्या तकलीफ़ है। गाड़ी को रोका, उससे पूछा तो उन्होंने बताया मैं डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ दवा लेकर, मेरे सीने में दर्द है और मुझे आगे 4 किलोमीटर गांव में जाना है। मैंने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया, गांव तक ले गया। वहां जाकर के मालूम हुआ कि उनको एक अटैक हुआ। जब वो अपने घर चली गई तो 1 दिन के बाद पता चला कि वो बूढ़ी औरत दिल के दर्द में मुब्तला थी, गांव के किनारे बैठी थी, सूरज डूब रहा था। हम कहाँ खड़े, शाइनिंग इंडिया है। 15 करोड़ से ज्यादा लोग रात को भूखे सोते हैं 75 साल की आज़ादी के बाद। क्या बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम वो चीज़ें जो अमन और इंसाफ और हक बांटने वाली थी, उन पर कितना अमल हुआ है? क्या हर आखिरी आदमी तक उसका हक पहुंच गया है? क्या कोतवाली में जाकर ऐसा लगता है गरीब आदमी को हम अपने मुल्क की कोतवाली में बैठे? एक दरोगा से बात करते हुए महसूस होता है कि हम अपने मुल्क के किसी दरोगा से बात कर रहे हैं। कि जब हम अदालतों की दहलीज से गुजरते हैं, हमको अंदाजा होता है कि हम अपने मुल्क की अदालतों में कानून हासिल करने के लिए आए। क्या हालात है, इन्हें कौन बदलेगा? मैं मायूस लोगों में नहीं हूं। मैं ये भी नहीं समझता कि पूरे मुल्क को यहाँ इतने लोग बैठे हैं बदल देंगे, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि माना कि हम जहां को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से। हम बहुत कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ तो कर सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें करना चाहिए और हमें लोगों को जगाना चाहिए। बड़ी ज़रूरत है हिंदू मुसलमानों के बीच फैलती हुई नफरत को, दीवारों को गिराकर और उनको करीब लाने की। हम अपने हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। ओबीसी आज भी ओबीसी है, दलित आज भी दलित है, बैकवर्ड आज भी बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब आज भी शेड्यूल ट्राइब है। हम जब उनके दरमियान में जाते हैं तो दिल दुखता है। मेरे अजीज़ और दोस्तों, क्या हालात हैं आज भी। हम तो ये जानते हैं कि जब मुल्क में दलितों को रिजर्वेशन मिला, हमारी पूरी ताकत उस वक्त उसी हुकूमत के साथ थी, उसी पार्टी के साथ थी। हमें खुशी हुई कि दलितों को रिजर्वेशन मिल रहा है। जब आपको ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, मंडल कमीशन के नाम पर पूरी माइनॉरिटी की ताकत उसी पार्टी के साथ थी। बहुत खुशी हुई कि इनको इनका हक मिला। लेकिन आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं ये बात बेबाकी के साथ यहाँ तमाम जिम्मेदारों के बीच में अर्ज करता हूँ कि हमें तो 2 चीज़ों की सज़ा मिलने लगी है उसके बाद से। एक सज़ा तो ये मिलती है कि हम मुसलमान हैं, और दूसरी सज़ा हमें ये भी मिल रही है कि हम दलितों, मजलूमों, महरूमों और इस मुल्क में आखिरी पायदान पर खड़े होकर ज़िंदगी गुजारने वाली कौमों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए उनको पावर, ताकत और हैसियत देना चाहते। ये सज़ा भी है। पूरी तारीख उठा के देखी आज़ादी के बाद की, हमने कभी ख्वाहिश नहीं की कि हमें किसी प्रदेश का वज़ीर आला बनना है। हमारे दिलों में कोई तमन्ना नहीं है कि हमें हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनना है। हमें अपनी हैसियत, हमें अपनी औकात का इल्म है। हमें बनना है कि नहीं बनना है, ये कब बनना है, हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमने अपनी उस ताकत को जिसके ज़रिए से बनाया जाता है, हमेशा बिरादरान वतन के कमज़ोर तबक़ात को अपनी उस पावर को दिया और उन्हें बार बार चाहा कि यही ताकत में आए, यही वज़ीर आला बने, यही वज़ीर आज़म बने। उसके नतीजे निकले और हिंदुस्तान में लोगों को बड़े से बड़े ओहदों तक पहुंचने का मौका भी नसीब हुआ। हमने अपनी ताकत को दिया। आज भी हम चाहते हैं, हम तो बड़े कमज़ोरी के हालात से गुजर रहे हैं। हम कभी नहीं देखते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर मौजूदा बरसरे इक़्तिदार आने वाली पार्टी के लिए जो पूरे मुल्क के लिए क्या कर रही है आप सब जानते हैं।
अल्लाह का शुक्र है, ताकत के लाने में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमारा कोई शेयर नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। हम तो पूरी कुव्वत के साथ जानते हैं कि ये मुल्क सेकुलर है, ये मुल्क सबका है, ये मुल्क बाबा साहब के दस्तूर से चलेगा, ये मुल्क सेकुलर दस्तूर से चलेगा। इसलिए हम उन्हीं के साथ हैं जो इस मुल्क में बाबा साहब के दस्तूर को 100% पूरी सदाकत के साथ लागू करने का अज़्म रखते हैं, हालात जो भी। हम तो पूरी ताकत के साथ आज भी खड़े हुए और इंशाअल्लाह ताला आखिर तक खड़े रहेंगे। आप उन प्रदेशों का आज उठा करके देख लीजिए लिस्ट, कितने बैकवर्ड डीएम है जिलों में, कितने एसपीडीएम हैं, कितने एसओडीएम हैं। हम तो कहीं नहीं है, हमसे तो बड़ा प्यार है लोगों को, बड़ी मोहब्बत है हमसे लोगों को। एक एमपी नहीं बनाएंगे, एक मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, एक डीएम नहीं बनाएंगे, एक टिकट नहीं देंगे, वक्फ को जरूर दुरुस्त कर देंगे, वक्फ को जरूर दुरुस्त कर देंगे, हज को जरूर दुरुस्त कर देंगे, हज के मामलात को बेहतर बना देंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। न डीएम बनने देंगे, न एसपी बनाएंगे, न मिनिस्टर बनाएंगे, न एमपी बनाएंगे, न एमएलए बनाएंगे, न जज बनाएंगे। बाकी आपकी बड़ी फिक्र है, हमको बहुत चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। आप ही के बाप दादा की दी हुई अमानत औकाफ के सुधार हम करेंगे, वो आप नहीं करेंगे। क्या इंसाफ है, क्या मजे की बातें हो रही हैं। 5 साल तक मुसलमान दिखोगे तो तुम्हारा वक्त वक्त माना जाएगा। हंसी आती है कभी कभी, सोचा भी नहीं था ये होगा। क्या सोचा था आपने कभी, मेरे बाप दादा ने कभी, मुल्क को आज़ाद कराने वालों ने कभी, कि इस मुल्क में चलते हुए किसी माइनॉरिटी के आदमी को 78 साल की आज़ादी के बाद ये कह के मार दिया जाएगा वो मुस्लिम है? आपने सोचा था, या मैंने सोचा था, ये ख्वाब देखा है हम में से किसी ने? ये हमारा प्यारा वतन, ये शानदार हिंदुस्तान, ये गरीब नवाज का मुल्क, ये निजामुद्दीन महबूब इलाही का मुल्क, ये रामचंद्र जी का मुल्क, ये कृष्ण जी का मुल्क, यहाँ तो मोहब्बतों के तराने गाए जाते थे, यहाँ तो प्यार की बातें की गई हैं, यहाँ तो होली पर हम गले मिले हो, जो ईद पर तुम गले मिले हो। कहाँ से कहाँ लाके खड़ा करना चाहते हो इस देश को, कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग इस देश को? मेरे अजीजों और दोस्तों, कहाँ है? कहीं दलित है इस वक्त नजर आता है कोई? कौन सा मुल्क का बड़ा ओहदा, बड़ी जगह है जहां हम नजर आ रहे हैं? कौन सी वो रिसोर्सेज है जहां हमें हिस्सा मिल रहा है? कहां हम बैठे हुए हैं? लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत हमसे भी है, उनसे भी है। हमने तो कभी नहीं सोचा था ये भी कहा जाएगा कि इस मुल्क में बाबा साहब का नाम लेना फैशन हो गया। सोचा था आपने? अरे बाबा साहब का नाम लेना फैशन हो गया। बाबा साहब के नाम को इस मुल्क से कौन मिटा देगा? दुनिया की तारीख पे लिखा हुआ है गरीबों के उस मसीहा का नाम, जिसने उस वक्त दस्तूर बनाने की अगुवाई की कि जब इस मुल्क में 47 के बाद एक नया तूफान खड़ा हो गया था। हमारे दिलों में तो इसलिए कदर है, इसलिए इज्जत है कि जब ये दस्तूर लागू होने वाला था, इस मुल्क में नया एक हिस्सा अलग होकर के एक नया मुल्क बन गया था। एक अजीब किस्म के हालात थे, लेकिन बाबा साहब के उस सेकुलरिज्म को और इंसानियत से मोहब्बत को और इस मुल्क के साथ शानदार वफादारी को हम सलूट करते हैं कि उस जमाने में, उस वक्त, उन हालात में उस शख्स की नजर देख रही थी कि ये मुल्क इन तमाम तर खराबियों के बावजूद भी अगर चल सकता है तो तुम सबको साथ लेकर सेकुलरिज्म के साथ चलेगा। इसलिए आज भी वही दस्तूर बनाना चाहिए, वही दस्तूर लागू होना चाहिए। बताइए आप, मौका तो वो था, कोई सा भी इज्म बना लेते, कोई सा भी मुल्क बना लेते, कोई भी बातें कर लेते लोग, लेकिन वो आज़म वाले लोग थे, वो इस मुल्क के जर्रे जर्रे से वाकिफ थे। वो जानते थे कि 5000 साल से ये मुल्क मोहब्बतों के साथ चलता है, प्यार के साथ चलता है, सबको साथ लेके चलता है। लिहाजा इस मुल्क में ऐसा ही दस्तूर लागू होगा और ये मुल्क की खुशहाली और तरक्की पे ले जा सकता है जो मुल्क में सेकुलरिज्म और सबकी बात करने वाला दस्तूर होगा। आज हम लोगों को रिजर्वेशन कहीं कहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है। जितनी भी हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, उसमें सबसे बड़ा किरदार
इस मुल्क के बाबा साहब के दिए हुए दस्तूर का है। लेकिन मैं आप सबसे अर्ज करके जाता हूँ, फिक्र का लम्हा है, समझ लीजिए आप, ऐसा न हो हम गफलत की नींद सोते हुए रह जाएं, ऐसा न हो कि हमारे ऊपर ऐसी चादर पड़ी रहे कि हमारी सोचने और समझने की सलाहियतों को सल्ब कर लिया जाए, हमें कोई ऐसा नशा दे दिया जाए कि हमें अपने नुकसानात का अंदाज़ा ना हो, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाए और सिर्फ हमारे हाथ में रूह तो निकल जाए और बाबा साहब के दस्तूर की लिखी हुई लाइनें हमारे हाथों में रह जाए। समझ लीजिए आप, दस्तूर की रूह पर हमला हो चुका है, अंदाजा नहीं हो रहा है हमको, हम महसूस नहीं कर रहे। और मैं कहता हूं खास तरीके पे दलित के लीडरों से, ओबीसी के लीडरों से, दानिश्वरों से कि आप याद रखिए कि बहाना तो हम होते हैं और निशाना आप ज्यादा होते हैं। हम चाहते हैं, हम गुजारिश करते हैं आपसे, हम कोई लीडर रहनुमा नहीं, हम फकीर लोग हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, आप देख लीजिए पर्सनल बोर्ड के, कासिम रसूल इलियास बैठे हुए हैं, न गाड़ी से न घोड़े से, रातों दिन फिक्र रहती है इस मुल्क में अमन रहे, इंसाफ रहे, मोहब्बत रहे, गरीबों का, कमजोरों का हक मिले, हर आदमी रात को रोटी खा के आराम से सोए, इज्जत के साथ रहे, इस मुल्क का नाम जब ही रोशन हो सकता है। इसी फिक्र में रातों दिन मारे मारे फिरते हैं। लेकिन हाँ, हम कायद तो नहीं है, हम रहनुमा नहीं मानते अपने आप को, हम लीडर नहीं मानते, मगर रात के चौकीदार हैं। क्या कौम को और मुल्क को जो मिलता है उसको खटखटाते रहते कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। यही काम हम आज भी इसके जरिए से कर रहे हैं और कोई परेशानी की बात नहीं है। हालात सब सुधर जाएंगे अगर आप लोग तय कर लें। मैं बदायूं शरीफ से आता हूँ, तहजीब का शहर है, अदीबों का, शायरों का, बुजुर्गों का शहर है। हमारे यहाँ के बगैर पढ़े लिखे शायर का एक शेर है, आपकी नजर करता हूँ, याद कर लीजिए, काम आएगा। क्या शेर उसने कहा है, कोई जरूरी नहीं, ये तो दिमाग बैठे हुए हैं जिनके पीछे लाखों लोगों की भीड़ है। हर शख्स एक चिराग की जहमत अगर करे, हर शख्स एक चिराग की जहमत अगर करे, जुल्मत कदे में जश्ने चिराग दिखाई। हमने चिराग जलाया, रोशनी नजर आ रही है। दारुल सल्तनत पे 10-10 लोग बैठे थे, सिर्फ रोशनी आ रही है नजर। आप सब जाके अपने यहाँ चिराग जलाओगे, इसके ये रोशनी पूरे देश में फैलेगी और हमारा आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। हम मायूस होने वाले लोग नहीं हैं, परेशान होने वाले लोग नहीं हैं। हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हालात हमें और आपको बदलने हैं, हमें और आपको हालात को बेहतर बनाना है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 40% से ज्यादा कुछ वोट मिले हैं। अगर इन वोटों की 20 और 15% गिनती को जिस दिन हमने अपने हक में कर लिया, इतना ही काम करना है। उसके बाद अगला इलेक्शन, अगला आने वाला टर्म आपके माथे लिखा जाएगा। बहुत ज्यादा काम करना है क्या? अभी भी हमारा समाज और आपका समाज बहुत होशियार है, उतनी वोटिंग नहीं करता जितनी वोटिंग लोग चाहते। समझता है वो कि गलत चला जाएगा वोट। 10 से 15 वोटों पर काम करना है, वोटर्स पर। हमारे हालात बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तकलीफें दूर हो जाएंगी। इसी खाक से, इसी जमीन से उभरते चलो, बढ़ो दिलेरो, अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का सांचा पिघलने वाला है, सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। हमने कुछ बात हो चुकी है। अभी आप चुनाव लड़ोगे, 4 कारखाना में काम करोगे, दिल्ली में करोगे, बॉम्बे में करोगे, बेंगलोर में करोगे, फिर कलकत्ता करोगे, उसके बाद रैली करोगे, रैली के बाद चुनाव लड़ोगे। जब चुनाव लड़ोगे तो मशीन सामने आ जाएगी, रैली करोगे तो परमिशन सामने आ जाएगी, और जनता जब आएगी तो रास्ते में रोक लिया जाएगा। क्या करोगे? इसका कोई तोड़ है? इसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए दोस्तों, अब हमारे पास जो तोड़ है वो आपके पास तोड़ नहीं है। घनश्याम कोरी का कहना है
क्या इसको आंदोलन में एक लाइन जोड़ ली जाए माने साहब कि जिनका डीएनए आ चुका वो इस देश से राजनीति से दूर जाए, ना उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार, ना उनको वोट देने का अधिकार, ना उनको वोट लेने का अधिकार होगा, तब तुम्हारा आंदोलन चलेगा, तब दलित जागरण महासमिति के लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। डीएनए आ चुका है, फिर उस देश की गद्दी पे जमे हुए हैं। मैं भारत के धन्ना सेवा से कहना चाहता हूं, जो सपने देखते विधायक सांसद एमएलए बनने का, उनका भी सपना पूरा ना होने वाला। अब केवल सपना पूरा होगा वो अंतिम आदमी का, जो करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं, भाईजान ने कहा है, अब उनका सपना पूरा होगा, क्योंकि लड़ाई वही लड़ेंगे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, 400 वर्ष मुसलमान की उम्मत रही है और 200 वर्ष अंग्रेजों की रही है, तो सबसे पहले मुसलमान को आगे आना पड़ेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के हम आपके साथ चलेंगे। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। घनश्याम कोरी तुम्हारे साथ अगर खड़ा दिखाई ना दे और मैं अपनी जमात को लेकर खड़ा ना दिखाई दे, तो पीछे से गोली मारना मेरे अंदर। इसलिए दोस्तों, एक बात और है मेरी, बस 2 मिनट नहीं हो, देख लेना। दूसरी बात मेरी ये है कि 400 वर्ष की हुकूमत और 200 वर्ष की हुकूमत न तोप से आई, न तलवार से आई, न कट्टे से आई, न बोर से आई। केवल इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान और धरती माँ तुझे सलाम। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हम न किसी का खून मांग रहे, न हम किसी से इनकलाब मांग रहे हैं। अगर ये नारा देके निकल पड़ो तो 4 कर्मशाला आपको चलानी नहीं पड़ेगी, न रैली करना पड़ेगी, न मोटर मशीन का सामना करना पड़ेगा। आप तो निकल पड़ो दिल्ली की तरफ और तुम बंबई और कलकत्ता का रूट बंद करो, दिल्ली में दौड़ना चालू करो। कल से को दौड़ा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 2 मिनट का समय मिला है। हमारे सभी 1 मिनट प्लीज। हमारे सभी बुद्धिजीवी साथियों ने, वक्ताओं ने, डॉक्टर सुरेश माने जी, नेशनल प्रेसिडेंट बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, और सैनी साहब हमारे बड़े भाई हैं, हम तो साथ काम कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से, और सुलेमान सैयद जी, सब ने अपनी अपनी बातें कही। कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल जो बातें कही गई हैं स्टेज से बिल्कुल सही हैं, परंतु प्रैक्टिकली जैसे कि सैनी साहब ने कहा कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसे कुछ मुद्दे हमने चिन्हित किए हैं जो उन मुद्दों का यदि हम पब्लिक के बीच में ले जाएं, अपनी बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें पब्लिक को, तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ आए। और बिना पब्लिक के और बिना मेजॉरिटी के डेमोक्रेसी में भाषण तो बहुत अच्छे दिए जा सकते हैं स्टेज से, लेकिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पब्लिक के ऐसे मुद्दे हमको ग्राउंड स्तर पर उठाने पड़ेंगे और चिन्हित करने पड़ेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा न केवल हम अपनी परसेंटेज बढ़ा सकें इलेक्शंस में, बल्कि धीरे धीरे कुछ लोकल स्तर के, कुछ जिला परिषद के चेयरमैन, कुछ एमएलए और अल्टीमेटली फिर एमपीज जो है अपने हम बना सकें। तो एकदम मुद्दे जो मुझे लगता है कि बड़े रेलेवेंट हैं आज की तारीख में, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि जो हंगर इंडेक्स में जो भारत का 123वां स्थान में आया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो हमारे गरीब गुरबे लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ का है, उनकी फिजिकल ग्रोथ का है। ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में, उनकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड है, यानी कि उनकी उम्र के हिसाब से उनकी हाइट नहीं है और उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो गरीब समाज के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं,
उनका माल न्यूट्रिशन है, उनको खाने पीने की जो शक्ति उनके शरीर में जितनी जानी चाहिए, जितना प्रोटीन उनके शरीर में जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है। क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे गरीब समाज के लिए? तो इसके लिए मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं, आपको सूचित करना चाहता हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित राज्य हैं, उन सब में से जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम का तो आपको पता ही है, मिड डे मील स्कीम में से जितने भी प्रोटीन युक्त संसाधन हैं, सब धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मेनू से हटा लिए हैं। उदाहरण के तौर पर अभी महाराष्ट्र का एक उदाहरण है, माने साहब को पता होगा शायद, कि जैसे ही ये देवेंद्र फडणवीस जो कि एक ब्राह्मण है, उसकी सरकार महाराष्ट्र में बनी है, सबसे पहले काम उन्होंने ये किया है कि जो मिड डे मील स्कीम से जो एग्स हमारे बच्चों को मिलते थे, अंडे जिसमें इतना प्रोटीन होता है, उसको हटा लिया। इससे पहले भी हरियाणा, मध्य प्रदेश, जहां जहां राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सब मिड डे मील स्कीम से अंडे हटा लिए हैं। यदि हम ये मुद्दा, प्रोटीन युक्त भोजन का मुद्दा अपने बच्चों के लिए, यदि हम पब्लिक में जाएं और बस्तियों में जाएं, और हो सकता है कोई ऐसी स्कीम भी बनाएं कि अपने ही तरफ से हम अपना फंड इकट्ठा करके बच्चों में अंडे बांटें, और अंडे बांटने के साथ साथ ये भी कहें कि हमें अंडे इसलिए बांटने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे मिड डे मील स्कीम से अंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हटा लिए। ये मुद्दा नहीं है क्या? क्या हमारे बच्चों को बड़े बड़े खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट बनने का हक नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी प्रकार बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी के मुद्दे में क्या आंकड़े हैं? लगभग जितने भी हमारे प्रशासनिक विभाग हैं इस देश के अंदर, अगर मैं एक मोटी आपको आंकड़े बताऊं तो 25% वैकेंसी है हर विभाग में। पुलिस विभाग जिससे मैं आता हूं, जिससे मैं संबंधित हूं, 25% वैकेंसीज हैं पूरे इंडिया में, 25%, और 25 लाख टोटल पॉपुलेशन है पुलिस की भिन्न भिन्न राज्यों की, तो 5 लाख वैकेंसी है। तो 5 लाख वैकेंसी यदि हम केवल पुलिस विभाग में भरेंगे तो 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और ये 25% जो वैकेंसी है ये हर विभाग में है। ठीक है, एक ये मुद्दा हम उठा सकते हैं, जैसे धर्मांतरण का मुद्दा अभी सुलेमान सैयद साहब ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया। धर्मांतरण का मुद्दा बिल्कुल जो हमारे सिविल राइट्स हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको हर्ट करता है, और ये मुद्दा जोरों शोरों पे उठाया जाना चाहिए। लास्ट जो मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि जब तक हम जिनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, हमारे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, यहाँ पे सिविल राइट्स लिखा है, उनका क्या हमने किसी ने कभी आवाज़ उठाई है? जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल उमर खालिद की है, जिनके पिताजी मेरे लेफ्ट साइड में खड़े हैं। उमर खालिद 4 साल से जेल काट रहा है बिना किसी बात के, सब चुप बैठे हैं। पता नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इस बारे में, किसी ने क्या आंदोलन चलाया? और भीमा कोरे गांव में भी ये गया था उमर खालिद, और भीमा कोरे गांव के जितने भी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे सालों साल जेलों में सड़ते रहे, और मिस्टर स्टेन जो है वो तो अंदर मरी गए, और भी बहुत से एक्टिविस्ट अभी जेलों में हैं। जब तक हम जुल्म जाती सहने वाले लोगों के साथ खड़े होकर देश में आंदोलन नहीं चलाएंगे, पब्लिक आपके साथ आने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।